हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक बेहतरीन सेशन में। हम हैं नायाब सीरीज में बच्चे, जहां पे फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी दे रही है। और आज से स्टार्ट हो रहा है बच्चा लोग, क्या सर क्या 11th का फर्स्ट चैप्टर। 11th हो चुका है स्टार्ट बेटा। यस ओके सर, बहुत बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिजिक्स, जिसमें चैप्टर करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम है। इसमें एक और चीज पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो यूनिट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का आज है लेक्चर नंबर 1। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, मजेदार सा सेशन होगा, बिल्कुल कूल काम होके जबरदस्त तरीके से। हम हैं नायाब सीरीज में, जिसमें कि बेटा बिल्कुल फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी है। तुम्हें जरा सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा होगा। बेसिक मैथ्स के लिए 2 लेक्चर एक्स्ट्रा मैं पुश करूंगा, ठीक है ना। जो लॉगरिथम, एपी, जीपी वो सब सारा कवर करेगा। ओके सर, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, और वेरियस फॉर्मूला एंड डेफिनेशंस, जो कि 11th क्लास के बच्चों को दिक्कत होती है। जो बच्चे पूरा फिजिक्स का पूरा भरपूर नॉलेज नहीं रखते हैं, ड्रॉपर में आ जाते हैं, उनको नाम से दोस्ती नहीं होता, उनको दिक्कत होती है। तो मैं बिल्कुल निहायती बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा, आपको रत्ती भर भी दिक्कत आने ही नहीं देंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हंगामा मचाते हैं मेरे छुटकू मुटकू 11th वाले नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे ड्रॉपर वाले बड़कू बड़कू बच्चों, राइट। चलिए शुरू करते हैं एकदम मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी। तो जब मैं बात करता हूं आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी का, तो ध्यान देंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है सर। ध्यान देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने लिखा वो होता क्या है सर। सुनिएगा जरा ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि भैया ये एक पेन है। अगर मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है मुझे बताओ। एक पेन है तो इस पेन का कुछ लेंथ होगा, कुछ वेट होगा, मास होगा, ये चीज फील आया। तो चीज का ऑटोमेटिक फील आता है, ये पेन है, ये लिख सकता है कोई चीज सर। तीसरा चीज का फील ऐसा आया। तो तुमने देखा कि यार ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है इस दुनिया में वो क्या हो सकता है। फिजिक्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते, एक ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जिसे मेजर कर सकते हो, एंड जिसे डिफाइन करने के लिए, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स की आवश्यकता हो। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैं बोलूं मुझे अपने बच्चा लोग एंड बच्ची लोग से बहुत प्यार है, कोई बोलता है डिफाइन दैट लव। तुम डिफाइन करो, क्या लव को तुम मेजर कर सकते हो। 2 ग्राम प्यार सर आप करते हो अपने बच्चे और बच्ची से, या फिर 1 किलो करते हो प्यार सर, या फिर 200 मिलीमीटर प्यार करते हो, वॉल्यूम में मेजर कर सकते हो क्या। या 2 किलोमीटर तक प्यार करते हो, कर सकते हो क्या। या 2 साल प्यार करते हो, कुछ कर सकते हो क्या। नो, इट मीन्स लव, ये जो वर्ड है इसे तुम ना मेजर कर सकते हो, ना तुम कोई लॉ इसमें फिजिक्स का इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है। आंसर है नो। यानी कि वो क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स की आवश्यकता होगी, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। बोलो मजा आ गया तुम लोगों को, जबरदस्त मजा आया। यस सर। तो हमने डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटी, क्या कि अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो मैंने लिखा है देखो, द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड और मेजर्ड विद सम बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। ये बढ़िया लाइन इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। टाइम बचाने के लिए मैं तुम्हें जो बोला वो लिख भी देता हूं। बहुत बढ़िया। इसको मैं पेन से भी लिख सकता हूं, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, इसीलिए टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम्हें पूरा प्रॉपर नोट्स भी बने,
इसीलिए कुछ लेकर नहीं लाएंगे लिख के, पहले हम समझेंगे, पहले हम पूरा फील कर लेंगे, फिर उसका डेफिनेशन प्रॉपर लैंग्वेज में भी देखेंगे। ओके बेटा, तो हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। जैसे सर आपने बताया लेंथ, जैसे सर आपने बताया मास, क्या इसको समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स की आवश्यकता होती है? यस, हमारे साइंटिस्ट ने, एसआई सिस्टम के पूरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है। मास का डेफिनेशन क्या होता है हम सीखेंगे, यस एनसीईआरटी में है। लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है हम सीखेंगे। टाइम कैसे डिफाइन होता है हम सीखेंगे। हाँ सर, यस। तो लेंथ, मास, टाइम ये कैसे डिफाइन हुआ है, क्या इसका प्रॉपर डेफिनेशन है? यस, इट्स डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट। ओके सर, गॉट इट। इसका मतलब कुछ चीज जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं विद बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। ओके सर, बहुत बढ़िया। यहां पे मैंने क्या लिखा है देखो, और मैंने लिखा अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट हैज। अब मैं दिखाना चाहता हूं कोई भी इस दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने बोला लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यस, तो कुछ चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। उसके बारे में अपन ने बात करा कि लव, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। हेट, नफरत की दुनिया में आ गए हैं हम, कहां से? समझ में आया कि नहीं? तो वो भी क्या है, कितना नफरत करता है कोई किसी से, वो भी क्या है, जल्दी से बताओ? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी कि एक ऐसा चीज जिसे तुम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया सर। अब मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। मैंने यही बताया। क्या है फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए? हमारे लिए फॉर एग्जांपल लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। देखते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है। अगर मैं बोलूं इसका लेंथ कितना है, मेरे पास यही रॉड है, अगर मैं बोलूं इसका मास कितना है। एक रॉड है, मैंने बोला चलो रॉड का लेंथ कितना है, चलो रॉड का मास कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? जरा समझने की कोशिश करते हैं। तुम बोलोगे सर ये लेंथ यहां से यहां तक, एक स्केल उठाओगे घर से लाओगे, यहां पे पटक के देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने हुए? यहां पे 0 स्टार्ट होगा, ये हो गया 1 2 3 4। तुमने बोला मान लो इसको सर ये 4 mm का है, तुमने ये बोला सर ये 4 mm का है, 4 सेंटीमीटर का है। तुमने कुछ भी 4 यूनिट में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्या बोलोगे मुझे बताओ जरा सा। क्या तुम बोलोगे सर इसका लेंथ 4 है? क्या तुम में से कोई बोलेगा यार सर इसका लेंथ 4 है? 4 है क्या? 4 है। कुछ 4 के आगे कुछ लगाओगे नहीं लगाओगे? हाँ सर, अगर हमने इस लेंथ को मेजर किया है तो 4 के आगे पक्का कुछ लगाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर है, और यूनिट जैसा भी हो बोल सकते हो 4 mm है। चलो वेट करते हैं इसके अलावा, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा स्केल तुमने यूज किया और इसका लेंथ एग्जैक्टली कितना है। इसका लेंथ एग्जैक्टली कितना है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो या तो 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर या 4 mm कुछ भी तुम बोलोगे, 4 तो नहीं बोलोगे ना, कुछ आगे और लगाओगे। इसका मतलब तुम दो चीज बोलोगे मेरे दोस्त, एक ये और एक ये। अच्छा, सही बात है। चलो मास को मेजर करते हैं। तुम्हें बोला चलो इसे मेजर करके बताओ, तो तुमने स्केल्स लगाया प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट, फिर तुमने बताया सर इसका लगभग 50 ग्राम का है ये। तो तुमने क्या बोला मुझे? इसका जो मास है ना सर, इसका लेंथ जो है वो ये है, इसका जो मास है ना इस चीज का वो कितना है सर? 50 ग्राम है। क्या तुम बोलोगे लेंथ 50 है? नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा 50 भी और ग्राम भी है। इसका मतलब क्या कि इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, दो चीज की आवश्यकता है, दो चीज की आवश्यकता है। पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू,
2, 2.3, 4, 1/2, 0.5, 10, 1,00,000, 20,00,000, ऐसे ही तुम बोलोगे। और दूसरा एक चीज जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, यूनिट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। हम डिफाइन करेंगे यूनिट को, सब कुछ बड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। हाँ सर सही बात है, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते लेंथ को कि 2 है या 10 है, हमें कुछ और भी लगाना पड़ता है। कुछ और जो लगाते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्त? यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्त? यूनिट। यानी कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। तो इफ इट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके पास कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, एंड यूनिट। अरे वाह 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 सर, क्या जबरदस्त मजा आया। अब मैंने तुम्हें बताया है बेटा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? वेक्टर में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो फिजिक्स में अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिक्स में बोलूं मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने 50 बार तुम्हें बताया है। तो यानी कि अब सर हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, एक यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है। यानी कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ two things. First is called numerical value, magnitude, and another one is unit. मस्त वाला मजा आ गया और दिमाग में सेट होता जा रहा है, तो जल्दी से कमेंट कर दो सर जबरदस्त मजा आ रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में कुछ भी जो है, PQ is called physical quantity, has two things. One is called magnitude. This magnitude is nothing but a numerical value. क्या होगा ये जल्दी बताओ? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा ये जल्दी बताओ? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे अपन? न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा क्या होगा? यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n से डिनोट करता हूं, यूनिट को u से। यानी कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n एंड u। मजा आया क्या जीवन में? फिजिकल क्वांटिटी n और u से मेजर हुआ। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो ये एक लेंथ है, तुम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे प्यारे से दिल्ली में कैपिटल में है, उसके एयरपोर्ट पे तुम थे। मैं गया, मैं बोला कि दोस्त कहां जा रहे हो? तुम बोले कि मैं नीट सेलेक्ट हो गया हूं सर, अब मैं थोड़ा देश दुनिया घूमना चाहता हूं। बोले कहां जा रहे हो? तूने बोला मैं जाऊंगा अमेरिका, फिर जाऊंगा फ्रांस, फिर जाऊंगा मैं ब्रिटेन, उसके बाद वापस आऊंगा इंडिया। मैं बोला बहुत सुंदर, तुम्हारे जैसे ही लड़के की तो मुझे तलाश थी। तो तुम बोलोगे ऐसा क्या सर? मैं बोला ये क्या है? तुमने बोला पेन है। मैं बोला इस पेन का लेंथ बता पाओगे? तो तुमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ है सर। मैंने बोला कोई बात, मजे करो, लो इसको रख लो। तो तुमने पॉकेट में डाल दिया। मैं बोला अब अमेरिका में जब एयरपोर्ट से उतरना तो किसी अमेरिकन से पूछना इसका लेंथ क्या है। फिर तुम जब फ्रांस जाना तब तुम इसका लेंथ पूछना किसी फ्रांसिस से कि क्या है, फ्रांस से सॉरी। और तुम अगर चाहोगे ब्रिटेन तो किसी अंग्रेजन से सीखना कि इसका लेंथ क्या है। तो तुम समझ गए, चलो सर बोल रहे हैं तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट सर की करते ही हो तुम लोग। वैसे तुम बहुत करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं एकदम, तभी तो रात भर लग के तुम्हारे लिए डीपीपी बनाया। पूरा कल रात बच्चों से बात किया हूं, अभी सुबह से बात कर रहा हूं बच्चों से, अभी तुरंत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर केमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग। इतना मेहनत की एनर्जी कहां से आती है? सिर्फ तुम ही तो हो। मेरे एनर्जी का सोर्स एक्चुअल में तुम हो। तुम्हारा वो मैसेज, तुम्हारा वो कमेंट, तुम्हारा वो प्यार मेरे लिए, वहीं से एनर्जी आती है दोस्त। और यही कमिटमेंट मुझे अपने हर एक बच्चों के अंदर दिखना है, क्योंकि अब नीट का कट ऑफ बहुत तगड़ा जा रहा है दोस्त। ऑल्दो कुछ स्कैम की थोड़ी सी बू आने लगी है, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन नीट का कट ऑफ तगड़ा जा रहा है। डॉक्टर तो बनाऊंगा मैं तुम्हें, तो कैसे बन पाओगे? इंजीनियर तो बनाऊंगा मैं तुम्हें, कैसे बन पाओगे? जब अपने अंदर कमिटमेंट, विश्वास, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे। यह कैसे संभव है? जब तुम ठान लोगे कि मुझे ही डॉक्टर बनना है, मुझे ही IIT क्रैक करना है, मुझे ही NIT में एडमिशन लेना है, तब यह चीज बिल्कुल संभव होगा मेरे, बिल्कुल होगा। मुझे 11th क्लास का एग्जाम फोड़ना है,
तब ये चीज बिल्कुल संभव होगा दोस्त, और तुम पक्का कर पाओगे, मुझे विश्वास है। लेकिन इसके लिए 6 से लेके 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग चाहिए। और 4 से 5-6 घंटे का वीडियो लेक्चर अगर तुम ऑनलाइन देख रहे हो, और ऑफलाइन देख रहे हो तो 4 से 5 घंटा का ऑफलाइन कोचिंग, 1-2 घंटा का ट्रेवल, ये अगर तुम कर पाओगे तभी सिलेक्शन का सोचो। क्योंकि कंपटीशन देश में बहुत ज्यादा है। 28 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देगा, 14 लाख बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम देगा। तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा एक हायर पर्पस के लिए। तुम बने हो उसी लिए, तो अपने मेहनत को मत कम करो। ये मत सोचो कि आराम की जिंदगी से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करना होगा, 4 से 6 घंटे तुम्हें लेना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग, और डेडिकेटली किसी भी टीचर से हेल्प लेना पड़ेगा। मैं नायाब सीरीज में कंप्लीटली फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरू कर दिया हूं, पूरा 11 चल रहा है, एकदम दंगल मचाएंगे, पूरा ड्रॉपर का कंटेंट आएगा, खूब सारे क्वेश्चन। लेकिन तुम ये डिसाइड करो कि तुम कितना एफर्ट दे रहे हो। फिलहाल थैंक यू सो मच इतना शेयर करने के लिए, लव देने के लिए, कमेंट करने के लिए, जो कि आप करते रहते हैं, और कर दीजिए अभी भी। सर फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सर। अब तुम गए अमेरिका, तुमने अमेरिकन से पूछा कितना, अमेरिकन ने ऐसे देखा, ओके 0.14 मीटर। बोला ये क्या बोल दिया भैया तू, ये क्या बोल दिया, दोबारा बोल। सर ने तो बताया था, मैंने तो सर को बोला था 14 सेंटीमीटर, तूने क्या बोला? बोला यस 0.14 मीटर। तुम लिख के रख लिए डायरी में, फोन किए मुझे, हेलो सर 0.14 मीटर। मैं बोला ठीक है, काम सही चल रहा है, अब चले जाओ फ्रांस। तुमने फ्लाइट लिया, शाय चले गए। फिर फ्रांस से पूछे, उसने बोला टिक 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 0.49 फुट। ये क्या बोल रहे हो भैया, दोबारा बोल। 0.49 फुट। फिर फोन किया, सर 0.49 फुट। मैं बोला ठीक है, अब वापस आ जाओ देश। नहीं नहीं, अभी तो अंग्रेजन से मिलना बाकी है बेटा। अंग्रेजन से मिलने गए तुमने उससे पूछा, उसने बोला 14 सेंटीमीटर। तो बोले अरे वाह, खुश हो गए तुम। बोला बहुत बढ़िया। फिर आए तुम बोले सर तीनों ने तीनों बात क्यों बोला? बोला तीनों ने क्या बोला? तो तुम बोले कि तीनों ने, एक ने बोला, फॉर एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, एक ने बोला ये पेन है बेटा, ठीक है। तुमने बोला, एक ने बोला कि 0.14 मीटर, किसने? अमेरिकन ने बोला, लेंथ बाय अमेरिकन। फिर लेंथ बाय ब्रिटेन, इसने बोला 0.49 फुट, कुछ भी बोला, एग्जाम्पल देता जा रहा हूं, फुट। फिर यहां पे, फिर तुमने कहां गए जल्दी बताओ? फ्रेंच के बाद ब्रिटेन में गए थे, फिर कहां पे गए? फ्रांस में। उसने क्या बोला था? ये ब्रिटेन वाला कुछ और बोला था भैया, ये फ्रांस वाला था। तो ब्रिटेन वाला यहाँ पे था, तो ब्रिटेन हटाओ, फ्रांस लिखो यहाँ पे। सीखना, बहुत तगड़ा चीज सिखा रहा हूँ, बहुत तगड़ा चीज सिखा रहा हूँ। ब्रिटेन वाले ने बोला था 14 सेंटीमीटर, और ये फ्रेंच वाले ने बोला था 0.49 फुट। तो वो तो अंठेखानी ही मार रहा था, लेकिन सब ने सर 2 चीज बोला था, एक नंबर एक यूनिट, एक नंबर एक यूनिट, एक नंबर एक यूनिट। मैंने बोला एक बात बताओ मेरे, मान लिया कि फ्रेंच वाले ने बोला N1U1, दोनों अलग अलग है तो अलग लिख लिया। अमेरिकन ने बोला N2U2, दोनों अलग है इसलिए अलग लिख दिया। फिर ब्रिटेन वालों ने बोला N3U3, अलग अलग बोल रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। N1U1 नहीं लिखने का मन हो तो क्या लिखूं सर, बोलो? लिखो ना यार कि N अमेरिकन, U अमेरिकन, फिर N ब्रिटेन वाला, U ब्रिटेन वाला, फिर N फ्रेंच वाला और U फ्रेंच वाला। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या वो जो फिजिकल क्वांटिटी पेन था, वो पेनी है या फिर एप्पल बन गया? वो पेनी है या फिर बन गया बुक? वो पेनी है या बन गया तुम्हारा एकदम क्या पेट घोंपने वाला चाकू? क्या है वो, जल्दी बताओ। क्या वो जो चीज तुम लेके गए थे, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी पेन जिसके लेंथ की बात कर रहे थे, क्या वो अभी भी लेंथ ही है? पॉकेट से निकाल के चेक कर। तुमने बोला मैंने बोला इसका मतलब अमेरिकन ने भी जो बात करी है वो PQ का ही बात किया है, फिजिकल क्वांटिटी वही जो तुम्हें दिया था। इसने भी PQ का ही बात किया है, फिजिकल क्वांटिटी, इसने भी वही, और वो भी सब ने एक बात क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी का।
यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम है, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, सब दो नंबर अलग अलग यूज कर रहा है, लेकिन क्योंकि सब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब एक जबरदस्त चीज हमें समझ में आ रहा है सर कि फिजिकल क्वांटिटी दो चीज से जरूर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब एक तगड़ा चीज हमारे समझ में आया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मैंने रिप्रेजेंट किया उसमें दो चीज था, एक मैग्नीट्यूड था, एक यूनिट था, और इसका जो रिलेशन है वो क्या है, वो क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू यू। और हमने अभी देखा है कि यहां पे n1u1 जो है वो n2u2 के बराबर है, यानी कि इससे हमने एक ज्ञान की प्राप्ति करी। क्या ज्ञान की प्राप्ति करी जरा देखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू obtained on the measuring a physical quantity is inversely proportional to the unit, inversely proportional to the unit। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है यहां पे ये p फिजिकल क्वांटिटी को p मान लो या q मान लो, कुछ भी, ये प्रोपोर्शनल है n इंटू यू के, और n इंटू यू क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे देखो दोबारा देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है n, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है n, कॉन्सेंट्रेट करो दोबारा से, n वो प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। इसीलिए मैंने लिखा कि n और u का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है मेरे दोस्त। बोलो मजा आया। और यही कांस्टेंट जो है इसी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो फिक्स है, और उसको मेजर करने के लिए हमने n और u का हेल्प लिया। तो मैंने कल बेसिक मैथ्स में भी तुम्हें सिखाया है कि जब भी कभी ऐसा हो कि कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है बताओ मेरे दोस्त, इसका ग्राफ कैसा होता है बताओ मेरे दोस्त, इसका ग्राफ होता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। बोलो मजा आया क्या। तो अगर ये n है और ये u है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। बोलो मजा आया। n और u का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, क्योंकि n और u कांस्टेंट है तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2 हो सकता है। तो यहीं से मैंने लिखा सो आई कैन राइट n1u1 इज इक्वल टू n2u2। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है जो कि अपन अब समझेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन अपन डायमेंशन के बाद समझेंगे। इस n1u1 इज इक्वल टू n2u2 का यूज कहां होता है सर, टू कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, टू कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ये डायमेंशन पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा इसके एप्लीकेशन, जिसमें ये फॉर्मूला यूज करूंगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो n1 एक जगह का न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 एक जगह का यूनिट, n2 दूसरे जगह का न्यूमेरिकल वैल्यू, u2 दूसरे जगह का यूनिट। इन चार में से कोई भी तीन पता हो तो तुरंत से चौथा निकल जाता है। तो चौथा न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ सकता है तुम्हें, जैसे कि मुझे सपोज करो यहां पे ये नहीं पता था, तुम भूल गए, तुमने बोला सर ये फ्रेंच वाला क्या बोला था, मैं भूल गया, मैं तो उसे ही देखता रह गया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आ जाओ तुम्हें फिजिक्स से सिखाता हूं, फिर तुम कन्वर्ट करके बताना यहां क्या लिखते हैं। तो ये तुम्हें पता था n1u1, ये तुम्हें पता है n2 और u2। तो n2 निकालना है तो क्या करोगे, n1 इंटू u1 बाई u2 करोगे। तो यहां से तुम ये बता दो कि फ्रेंच वालों ने क्या बोला था। क्या तुम्हें समझ आया। तो ये जो मैंने तुम्हें बताया है, क्या सर क्या क्या क्या, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, जिसमें n1u1 क्या है, देखो n1 एंड n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज of un and u2 are the units of same physical quantity in different system। ये सिस्टम अलग अलग था बेटा, एक फ्रेंच सिस्टम था और दूसरा जो था वो एसआई सिस्टम था। तो हम समझेंगे भी कितने सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। अच्छा
आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पीछे पड़े हुए हो। यस, समझ आ रहा है? तो हमने N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से कभी भी जीवन में अगर N2 निकालना हो तो क्या करेंगे, N1 into U1 by U2। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो कभी भी मुझे अगर कन्वर्ट करना हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में तो हम ये यूज करेंगे। क्या तुम सब डबल ए आर्मी बन चुके हो? तो जल्दी से आग लगा दो, लाल वाला दिल बरसा दो एकदम कि सर हम बिल्कुल डबल ए आर्मी बन चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का ही नाम है मैग्नीट्यूड, जिसे हमने एन से डिफाइन किया, और मैग्नीट्यूड हो गया एन से और यू से हो गया यूनिट। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो। तो ये रिलेशन है इसके अंदर, और इसके ऊपर ये ग्राफ बना। इसका मतलब n इंटू यू का प्रोडक्ट ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, ना जगह पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि n इंटू यू का अगर मैं तुम्हें ग्राफ बनाने को बोलूं तो क्या बोलोगे, सर n इंटू यू का ग्राफ कांस्टेंट होगा। तो अब बेटा समय आ गया है चीजों को समझ के आगे बढ़ने का। तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बेटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, इसका मतलब बेटा n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट, तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो क्वेश्चन है तुम्हारा n और u का ग्राफ कैसा? तुमने बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ n और u का। मजा आया। तुम्हें बोला मैंने n इंटू यू का ग्राफ कैसा? तुमने बोला कि n इंटू यू जो है ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर टाइम के बेसिस पे ग्राफ बनाओ या फिर तो ये कांस्टेंट लाइन आएगा। टाइम पे ये चेंज थोड़ी हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी वही है। स्पेस पे चेंज थोड़ी हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी वही है। इवन ये किसी भी चीज पे चेंज नहीं हो रहा है। n इंटू यू का प्रोडक्ट ऑलवेज एक कांस्टेंट है। तो ग्राफ ऐसा बना दोगे। क्या मजा आया, फील आया, अच्छा लगा? तो आग और दिल बरसा दो। अब तुम्हें यहां तक ये सब चीज बताया, इसीलिए डेफिनेशन मैं हमेशा तुम्हें अच्छा सा दूंगा, क्योंकि 11th के बच्चे हैं उनको डेफिनेशन चाहिए होता है। टॉपर का बच्चा है, ये एक्सप्लेनेशन, ये ग्राफ, ये सब चीज तुम्हें बड़ा ही प्यार से अच्छे से पूरा लिख लिख के समझा के तुम्हारे दिमाग में सेट करूंगा। इस तरीके से पूरा डिटेलिंग करूंगा चीजों को, ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आए। लेकिन कोई भी थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे, इसे थ्योरी को पहले याद कर लेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टैंड एंड डिफाइंड विद द एंड इट कैन बी मेजर्ड विद द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। बताओ तुमको ये याद था क्या? अगर याद था तो तुरंत से तुम आग और दिल बरसा दो। तो क्या तुम्हें इस पेज की आवश्यकता है या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज मैं ये भी हटा दूंगा। कुछ भी लिख के नहीं लाना है, तुम मुझे कमेंट करके बताना कि सर सब पढ़ाने के बाद इस तरीके का नोट्स तुम्हें जरूरत है। अगर होगा तो मैं रख दूंगा, क्योंकि ये सब पढ़ा दिया मैंने। जैसे कि मैंने बोला ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यही बताया जिसे तुम मेजर कर सकते हो, एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेड इन द फॉर्म ऑफ लॉज। और लॉज क्या है? बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो तुम्हें दो चीज याद रखना था कि उसे तुम मेजर कर सकते हो और उसे डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, सम बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ क्या है सर? ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, यस। टेम्परेचर है, यस। एरिया है, यस। वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है? मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, इवन मेजरेबल क्वांटिटी है। इसीलिए इसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे तुम अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। यस सर, मजा आ गया। इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये अगर तुम्हें चाहिए ऐसे लिखा लिखाया थ्योरी तो मुझे बताना। ऑल्दो ये पेन से मैं लिख सकता हूं, थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन मैंने सब बता दिया था पहले। तुम्हें ये चाहिए ये पेज या नहीं मुझे बताओ, अदरवाइज पेन से लिखना है तो वो बताओ, सब करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूंगा मैं तुम्हारा, और क्या। ठीक है, तो हमें क्या है? लाइट। बताओ, लाइट को मेजर कर सकते हो क्या? इसके इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, इसके एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, लाइट वर्ड को नहीं मेजर कर सकते तुम। गुडनेस, अच्छाई है तुम्हारे में बेटा,
लव, हेटर्ड, ये सब क्या है? ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अब समय आ गया है धुआंधार क्वेश्चन करने का। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? टाइमर ऑन, जल्दी से बताओ। लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, मास है, टाइम बिल्कुल मेजर करते हो, एयर, अरे एयर किसी भी बैलून के अंदर मेजर कर सकते हो। एयर को मेजर करने के लिए एक वॉल्यूम के अंदर डालना पड़ता है उसे, मैंने वो नहीं बोला, मैंने सिंपल बोला एयर। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एयर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर एयर को किसी बैलून में, ऐसे इस तरीके का बैलून में अगर मैं भर दिया एयर को, तो तुम बोलोगे, ये बैलून है सपोज करो, तो तुम बोलोगे कि इसके अंदर वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। तो तुम मेजर वॉल्यूम को कर रहे हो, एयर को नहीं कर रहे हो। एयर क्या है? नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ये तीनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो मजा आया? तगड़ा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, बोला विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन। यस, तुम बोलते हो एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार चल रही है। तुम कार में बैठे थे, तुम कार चलाना शुरू कर दिए, तुम्हारा कार स्पीड पकड़ा, एक्सेलरेट किए तुम, ड्रिंग तुम्हारा कार भागा। कैसे? एक्सेलरेशन से। वो मेजर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार को एक्सेलरेट किया, ये मेजर हुआ है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन लाइक कितना पसंद करते हो, क्या करते हो, कौन पता? डिसलाइक, नफरत करते हो, नहीं पसंद है तुम्हें, कितना नहीं पसंद है, मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। हेटर्ड, नहीं कर सकते हो। ये सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या एकदम आसानी से चलता जा रहा है। अगला देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइमर ऑन है मेरे दोस्त, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। टाइमर ऑन हो गया है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो 10 सेकेंड में। If n is the numerical value of a physical quantity in the system in which its unit is u, then which of the following relation is correct? सारा आंसर आ गया हमारा 10 सेकेंड में। आपने बताया n is inversely proportional या n into u is constant। बोलो मजा आया कि नहीं आया? तो देखो n by u कांस्टेंट नहीं, n u कांस्टेंट, n into u का प्रोडक्ट कांस्टेंट। सर ये मजा दे दिया। तो आंसर ये हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही ग्राफ के ऊपर भी तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ के आगे काम कर सकता हूं। तो अब समय आ गया है थोड़ा चीजों को और बढ़ाने का। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और कुछ चीज मैं समझाता हूं। अभी जो मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी, अभी जो बताया मैंने फिजिकल क्वांटिटीज, उसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा सर? एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को अपन ने क्या नाम दिया? फंडामेंटल। क्या नाम दिया जल्दी बताओ? फंडामेंटल। अच्छा, और दूसरे को हमने क्या नाम दिया? डिराइव्ड। हमने क्या नाम दिया? डिराइव्ड। हमने क्या नाम दिया? डिराइव्ड। ये फंडामेंटल का बहुत सारा नाम है। कुछ लोग इसे बोलता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कुछ लोग इसे बोलता है बेस क्वांटिटी। या क्या बोलता है जल्दी बताओ? बेस क्वांटिटीज। या फिर क्या बोलता है जल्दी बताओ? बेसिक क्वांटिटीज। क्या बोलता है जल्दी बताओ? बेसिक क्वांटिटीज। अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ गए हो तुम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलूं या बेस क्वांटिटीज बोलूं या बेसिक क्वांटिटीज बोलूं या डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलूं, अब हम 2 तरीके के फिजिकल क्वांटिटी को समझना चाहते हैं। एक है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। This physical quantity is independent from all other quantities in the universe। यानी कि दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको हमने सबसे अलग रखा। मतलब इनको समझने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में इकलौता स्वतंत्र चीज है जो अपने आप में डिफाइंड है, अपने आप में एक्सप्रेस हो सकता है। इसको किसी दूसरे की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ डिपेंडेंट बन गया है बिल्कुल तेरी तरह, और ये बिल्कुल समझ गया है कि मुझे तो फोड़ना है। तो समझ गए ना तुम? तो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए या डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल।
यानी कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। क्या है जल्दी बताओ, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। ऑल अदर क्वांटिटीज का क्या मतलब, दुनिया में कोई भी क्वांटिटीज से मतलब नहीं रखता है ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या है, ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। किस पे डिपेंड करता है जल्दी बताओ, फंडामेंटल पे। किस पे डिपेंड करता है जल्दी बताओ, फंडामेंटल पे। ठीक है दोस्त, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज या फिर बेसिक क्वांटिटीज। ये इंडिपेंडेंट है। इसको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, एसआई सिस्टम वाले ने, पूरा सब दुनिया के साइंटिस्ट मिलके बनाए और बोले कि भैया कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो सबसे अलग है। वो कौन से हैं, वो 7 हैं। कितने हैं, 7। अच्छा, तो दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम अभी लिखने वाले हैं, लेंथ, मास, देखो इधर, लेंथ, मास, टाइम, ये बहुत यूजफुल है। सबसे पहले याद करो, लेंथ, मास, टाइम हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, टेम्परेचर, उसके बाद करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, 5 हो गया। 2 और, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। जल्दी से सुनो, क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, और क्या, 2 टेम्परेचर एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, 5 हो गए। 2 और एक्स्ट्रा, लुमिनस इंटेंसिटी, और दूसरा जल्दी से बता दो, दूसरा जल्दी से बता दो, लेंथ, मास, टाइम, क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर, दूसरा लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसे क्वांटिटी हैं जिसे हमने नाम दिया फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज है। कौन कौन से हैं सर, ये है बेटा, कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम, समझ रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है एम्पियर में, उसके बाद ए से डिनोट करते हैं उसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, टेम्परेचर को टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अभी देखेंगे अपन, इसको मोल में मेजर करते हैं, फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडिला में। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है और यूनिट्स मैंने लिखा है उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 चीज हमारे पास है जो इंडिपेंडेंट है सबसे, और इन 7 पे डिपेंड करने वाला जो है वो डिराइव्ड है। जैसे कि मान लो, अभी बताया मैंने क्या, जैसे कि मान लो फोर्स, तो फोर्स में 2 चीज है, मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या क्या है वो देखो, एक्सेलरेशन में 2 चीज है, लेंथ, लेंथ और टाइम का स्क्वायर। बात आया समझ में, एक्सेलरेशन में 2 चीज है, लेंथ और टाइम का स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेशन में है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी में 2 चीज है, क्या क्या, लेंथ और टाइम। तो ये चीज देखो, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, लेंथ और टाइम चाहिए, देखो फंडामेंटल पे डिपेंड किया। एक्सेलरेशन चाहिए, लेंथ और टाइम का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी और टाइम चाहिए, देखो इस पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स चाहिए, मास और एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम स्क्वायर है, तो ये इसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। बताओ क्या इन्हीं 7 पे डिपेंड कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसे दुनिया क्या बोलेगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे दोस्त, इसे क्या बोलेगी दुनिया? दोस्त, क्या बोलेगी दुनिया सर? डिराइव्ड। क्या बोलेगी दुनिया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने तुम्हारे लिए बड़ा प्यार से लिखाया, देखो ये अगर तुम्हें चाहिए तो जरूर बताना। फिजिकल क्वांटिटी हैज 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अनदर इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बेटा, अनदर इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक को क्या बोलोगे? फंडामेंटल, दूसरे को क्या बोलोगे? डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इसी को मैंने बोला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी। तो ये बात किसका कर रहा है? इंडिपेंडेंसी की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? इंडिपेंडेंसी की।
इंडिपेंडेंसी की बात कर रहा है। देखो बोलो, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे इंडिपेंडेंट है। और ये कितने हैं? 7। दीज आर 7। कितने हैं ये? 7 फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सा? मैंने अभी तुरंत बताया, लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जल्दी से बताओ टेम्परेचर, उसके बाद जल्दी से बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर जल्दी से बताओ लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसे हैं जिसको कि हमने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया भैया। और डिराइव्ड वो है द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो डिपेंड करता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन, किस पे? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। आया मजा? जैसे कि एग्जांपल खूब सारे मैंने दे दिया। कौन कौन सा? फोर्स, यस सर। फिर कौन सा दिया तुम्हें? एक्सेलरेशन। फिर कौन सा दिया मैंने तुम्हें? वेलोसिटी। और इस तरीके से खूब सारे एग्जांपल आप पढ़ने वाले। तो सर आपने इसका लिस्ट बना दिया क्या? यस। तो मैंने लिख दिया देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसके बारे में अभी बात नहीं किया है तो अपन करेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, और पढ़ेंगे एफपीएस यूनिट क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट जो हमारे पास है, एसआई है, फिर पढ़ेंगे कौन सा? सीजीएस है, फिर पढ़ेंगे कौन सा? जल्दी बताओ। इस तरीके से सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एफपीएस यूनिट और सारा का सारा यूनिट का डिटेल बात करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मास, लेंथ को m से सिंबल यूज ये करते हैं। मास के लिए kg, टेम्परेचर ये क्या है? टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, ये अभी बताएंगे अपन। तो लेंथ को मीटर का एसआई यूनिट है, ये अभी डिटेल में बात करेंगे। तो इसको क्यों लिख रहे हैं? ऐसे समझ लिए सर। इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हमारे पास है। और वो कौन कौन से हैं सर? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो है हमारे पास 2 बेटा। कितने हैं बेटा? 2। और उन दोनों का नाम मैंने तुम्हारे लिए यहां पे रखा हुआ है। देखो ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सा? जल्दी से बता दो बेटा। एक तो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है सर। देखो प्लेन एंगल की जब भी मैं बात करूं, यहां पे देखो प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल हमेशा एक लाइन बनाता है। देखो एक आर्क, ये जो आर्क है, अगर इस आर्क के दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करो और इसको एक लाइन से डिनोट कर दो, हमेशा एक आर्क के दोनों पॉइंट से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। ये थीटा क्या है? प्लेन एंगल है। थीटा क्या है? प्लेन एंगल है। इसको मेजर करते हैं रेडियन में। और सॉलिड एंगल क्या है? जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हो तुम, कुपचू कुपचू कुपचू, कैसा बना होता है? ऐसे। और ये पूरा 3D वाला एंगल, ये जो 3D वाला एंगल है वो क्या है? वो कॉर्नेटो वाला जो है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे एक एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया होता है, ऊपर में सर्कल बना होता है और इसके सारे पॉइंट से तुम यहां पे मिला देते हो। देखो ये क्या बन रहा है सर? ये जो बन रहा है वो सॉलिड एंगल है। जरा महसूस करो इसको, जरा फील करो इस चीज को जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? क्या महसूस कर पा रहे हो? हाँ सर, आपने फील करवाया कि ये बाहर वाले पॉइंट से ऐसे है। ये आपने एक और फीलिंग दी सर कि ये अंदर वाले पॉइंट से भी है, अंदर वाले पॉइंट से भी ये है ऐसा, अंदर वाले पॉइंट से ये है ऐसा, अंदर वाले पॉइंट से ये है ऐसा। तो जब इस चीज को देखोगे इसको तो कैसा दिखेगा बना हुआ? यहां पे सर इस तरीके का एक एंगल दिखेगा। ये इस एंगल को दुनिया बोलती है सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड एंगल जो है वो कौन बनाता है? एरिया से बनता है। ये एरिया के सारे पेरीफेरी को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है 3D में, ये लास्ट वाला जो खाते हो बड़ा मजा आता है कॉर्डिनेटो का, ये है सॉलिड एंगल।
तो जिस तरीके से तुम्हें मैंने बताया कि प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए, क्या? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, याद आया, डिवाइडेड बाय रेडियस, इस आर्क लेंथ को और डिवाइडेड बाय रेडियस। बोलो थीटा क्या होगा? आर्क लेंथ, लेंथ क्या होगा? ये, और ये क्या है? रेडियस आर। तो थीटा इज इक्वल टू तुमने जैसे पढ़ा है एल बाय आर। वैसे ही सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो छोटा सा एंगल है तो डी ओमेगा से, या रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ऐसे। ये रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड एंगल का। ये होता है ये जो एरिया है डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और ये जो एरिया है, एरिया छोटा है तो छोटा एरिया लिखो, एरिया बड़ा है तो बड़ा लिखो। तो सॉलिड एंगल का जो डेफिनेशन है डी ओमेगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिख रहे हैं, ये क्या होगा? डी ए बाय आर स्क्वायर। यानी कि हमें पता चल गया कि सॉलिड एंगल होता है डी ए बाय आर स्क्वायर। तो जब मैंने सॉलिड एंगल तुम्हें समझा दिया कि सॉलिड एंगल हमेशा एक एरिया से फॉर्म होगा, तो ये भी समझ लिए तुम सॉलिड एंगल का। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलूं ये एक हेमिस्फेयर है, बताओ कितने का सॉलिड एंगल बना रहा है ये? तो हेमिस्फेयर जो है इसका एरिया कितना है बताओ सर आप? तो हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए सॉलिड एंगल तो एरिया कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, जल्दी से बताओ, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर खत्म। तो हेमिस्फेयर जो होता है वो कितने का सॉलिड एंगल बनाता है? 2 पाई का। देखो कितना मजा आया। जैसे मैं बोलूं तुम्हें स्फेयर है मेरे पास, अरे मेरे पास क्या है दोस्त? स्फेयर है मेरे पास। क्या है? स्फेयर है। देखो ये स्फेयर जो है इसका टोटल एरिया कितना है बताओ, और इसका रेडियस आर है मान लो, इसका एरिया कितना है? इसका कितना होगा? एरिया बाय आर स्क्वायर। एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये खत्म। तो स्फीयर के चलते सॉलिड एंगल कितना बनता है? 4 पाई का। याद रखना है कि स्फीयर के चलते सॉलिड एंगल 4 पाई का बनता है, हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल 2 पाई का बनता है। और हमारे पास दो फिजिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक प्लेन एंगल और दूसरा मेरे दोस्त सॉलिड एंगल। मजा आ गया पूरा का पूरा आज के दिन। तो अगला लाइन अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, और इस तरीके से अब हमें समझना है। सम डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी मैंने बता दिया है कि वेलोसिटी है, हमने बताया एक्सेलरेशन है, हमने बताया वर्क है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट लेंथ से करेंगे टाइम में, इसमें लेंथ है टाइम है, तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ बाय टाइम, और ये टाइम पहले से है तो हो जाएगा क्या? लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। लेंथ है और टाइम है, ये क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा एक्सेलरेशन में। वर्क में क्या है? जल्दी देखो, वर्क में क्या है? इसमें फोर्स है। फोर्स के लिए अभी मैंने बताया मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, और इंटू डिस्प्लेसमेंट है। बोलो हाँ है ना? मास के लिए अपन अभी यूज किए थे क्या? केजी। एक्सेलरेशन के लिए लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ। तो ये फाइनली क्या निकल रहा है? केजी लेंथ का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर। इस तरीके से अपन लाइन से कम 20, 30, 50 क्वांटिटी को सीखेंगे पहले कि वेलोसिटी लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन लेंथ टाइम का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, डिराइव्ड है। वर्क जो है वो केजी मास लेंथ का स्क्वायर टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, अगर इन सब पे डिपेंड करता हुआ कोई चीज है, मतलब उसके फॉर्मूले में ये सब चीज आ रहा है, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। मस्त वाला मजा आ गया आज के लेक्चर में, तो तगड़ा बोल दो। नेक्स्ट क्लास में ये सब को अपन डिराइव करेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, ये जितना लिखा हुआ इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे मोटे बच्चे जो हैं उनको दिक्कत होता है। अब फिर से अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ, बताओ क्या है? क्वांटिटी जिसे तुम मेजर कर सकते हो वो क्या है? जल्दी से बताओ क्या है सर वो? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी सर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो इसे क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन करो। बोल रहा है द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ more than one fundamental quantities are called।
एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो डिपेंड करता है उसे क्या बोलोगे? सर अभी पढ़ाया आपने सर, उसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे सर, फंडामेंटल नहीं बोलेंगे। फंडामेंटल तो इंडिपेंडेंट होता है। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप है सर, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये तो क्या ही बोलेंगे, इसमें तो दोनों है। सप्लीमेंट्री का हमने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, हमें यह पता है कि सप्लीमेंट्री भी यूनिक है, अलग है, लेकिन वो फंडामेंटल में से नहीं है। और फंडामेंटल पे जो डिपेंड करता है उसे हम डिराइव्ड बोलेंगे। सप्लीमेंट्री दो अलग क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दिया है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करने के लिए और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। शायद मैंने ये लाइन नहीं बोला था, स्टेरेडियन। ठीक है, एसआर से नोट करते हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। दो मजा आ गया एकदम तगड़ा वाला। तो अगला क्वेश्चन फिर से एक और करेंगे। क्या सर बताओ, देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जल्दी से बताओ सर, जल्दी बताओ सर। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद जल्दी से बताते चलो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सर मजा आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, बोलो मस्ती भरा गेम है। यस सर, 7 फिजिकल क्वांटिटी। फिर बोल रहा है देखो, एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अभी मैंने सिखाया है एक्सेलरेशन को लिखने के लिए लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो ये लेंथ पे है और टाइम पे है, तो कितने हैं टोटल? 2 पे। तो एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोलो मजा आ रहा है क्या सर? यस सर। अब बता रहा है तुम्हें, चार्ज इज अ, जल्दी से बताओ चार्ज क्या है? तो ये सोचना कि करंट जो होता है वो चार्ज बाय टाइम होता है। 10th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था? चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उसी को बोलते हो करंट। तो चार्ज बाय टाइम मैंने लिखा, तो इसने बोला चार्ज। तो चार्ज ये है, क्यू को ही दुनिया क्या बोलेगी? IT। और क्यू क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। इसमें करंट है और टेम्परेचर है। तो इसमें दो चीज है, कौन कौन सा? करंट और टेम्परेचर। तो ये क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन से फंडामेंटल है? फंडा कौन सा है? दो इसमें, एक तो लेंथ है और दूसरा टाइम है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। बोलो मजा आ गया क्या? तो तगड़ा वाला आग और दिल बरसा दो। इसी तरीके से मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में और भयानक मजा तुम्हें दिला के रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा लोग एंड बच्ची लोग। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाते रहिए, लगे रहिए, और हम भी जान लगाएंगे आपके लिए। और अगर ये लेक्चर आपके काम का है तो आप जरूर शेयर कीजिए इसे, सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर तुमने सीखा है कुछ तो, और लाइक और कमेंट तो जरूर करो मेरे एनर्जी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर की जरूरत भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चों को है, जिसमें से 13 लाख बच्चे कल के नीट रिजल्ट में 130 तक मार्क्स नहीं आया है। मैं उन 13 लाख बच्चों तक ये फिजिक्स जरूर पहुंचाना चाहता हूं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बलबूते पे 360 लाएगा यार। जेईई मेंस यहीं से सिलेक्ट होगा यार, वहां तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच इतना सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार बनाने के लिए और शेयर करने के लिए। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।